नमस्कार मित्रों। हाल ही में हुए घटनाक्रम ने भारतीय न्यायपालिका के प्रति मेरे विश्वास को सातवें आसमान तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट ने मामले का संज्ञान तीव्रता और गति के साथ लिया और उसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उसी तीव्रता और गति को दिखाते हुए कोर्ट के ऑर्डर का क्रियान्वयन किया, उससे ऐसा लगने लगा कि हमारे यहाँ पे जो डिलेड जस्टिस की समस्या है और पेंडिंग केसेस की समस्या है उसका समाधान मिल गया है। लेकिन मेरी ये आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और मेरा विश्वास 2 दिन के बाद ही धरातल पर आ गया, जब मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और वहाँ पर जिस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स हुए। तो आइए देखते हैं कि आखिर मामला था क्या। मद्रास हाई कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई हुई वो एक हेबियस कॉर्पस याचिका थी। याचिकाकर्ता एस कामराज का कहना है कि ईशा फाउंडेशन में उनकी 2 सुशिक्षित वयस्क बेटियां रहती हैं, जिनको ब्रेन वॉश करके वहां पर रखा गया है। मामले में इस तरीके की दलील आने के बाद वो दोनों ही बहनें कोर्ट के सामने आती हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि हम वहाँ अपनी इच्छा से रह रहे हैं और अपने डिसीजन को लेने के बाद रह रहे हैं। हमें किसी प्रकार से किसी ने भी फोर्स नहीं किया और ना ही ब्रेन वॉश किया। पिटीशन में इस चीज़ का भी जिक्र किया गया था कि किसी प्रकार के खाने का और किसी प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता वो ख़त्म हो गई है। और इस बात को बहनों ने बताया कि वो अपनी सोच और अपनी समझ के आधार पर ही यहाँ पर रह रही हैं। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि अभी इस केस के बारे में और इंक्वायरी करनी चाहिए। तो ईशा फाउंडेशन के वकील ने इस बात पे आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि ये केस की लिमिट के बाहर की बात है, क्योंकि हेबियस कॉर्पस केस का मामला ही इतना था कि अगर जिसको ये डिटेनी कह रहे हैं, मतलब 2 बहनें, अगर वो सामने आ गईं और उन्होंने इस बात को कहा कि वो अपने से रह रहे हैं, तो केस वहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत दिए गए जो रिट इशू करने के अधिकार हैं, उनका उपयोग करते हुए वो इस मामले में कंप्लीट जस्टिस करेंगे। अब ये कंप्लीट जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण एक टर्म है और यहाँ पे मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे इस बात को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि कंप्लीट जस्टिस करने का अधिकार भारत में सिर्फ भारत की उच्चतम न्यायालय को है, आर्टिकल 142 के तहत। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सद्गुरु अपनी पुत्री की शादी तो कर दे रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को वो मंगखुट के लिए एनकरेज क्यों करते हैं। इस विषय में मैं यहाँ पे ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हमारी सनातन व्यवस्था में विरक्त संन्यास भी है और गृहस्थ संन्यास भी है, और ये अपनी मर्जी से आदमी का तय करने की बात होती है। इस आर्ग्यूमेंट के बाद ईशा फाउंडेशन के वकील ने इस बात को कहा कि ये कोर्ट की संज्ञान लेने का विषय नहीं है, ये किसी के पर्सनल मैटर की बात है कि वो किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहता है। वो मंगखुट अपनाता है, वो गृहस्थ जीवन अपनाता है, वो उसकी इच्छा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप किसी एक पक्ष की तरफ से आए हैं, आप इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन हम ना किसी के पक्ष में हैं ना विरोध में हैं, और हम इस चीज में सिर्फ जस्टिस को डिलीवर करना चाहते हैं। आखिरी में पिटीशन में यह भी था, याचिका में यह भी था कि ईशा फाउंडेशन के ऊपर पूर्व में कुछ क्रिमिनल केसेस हैं
और इन सब बातों को आधार मानते हुए कोर्ट ने तमिलनाडु की रूरल पुलिस, कोयम्बटूर की रूरल पुलिस को डायरेक्शन दिया कि आप इंक्वायरी करें, जो भी जितने भी केसेस ईशा फाउंडेशन के खिलाफ हैं, और उसकी एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपें। ये ऑर्डर मिलने के बाद कोयम्बटूर की रूरल पुलिस वहां पर फाउंडेशन में पहुंची। 150 पुलिसकर्मी ईशा फाउंडेशन के अंदर गए और उन्होंने जिस तरीके से आश्रम में रह रहे लोगों को ट्रीट किया, वहाँ पे पूछताछ की और जो भी वहाँ पे उनकी इंक्वायरी की, ये तो सभी ने देखा ही है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आती है और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 3 जज बेंच के द्वारा हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद थे। मामले की सुनवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई, उनको मैं यहां पे पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यू कैन नॉट लेट द आर्मी और पुलिस टू बी लेट इन एन एस्टेब्लिशमेंट लाइक दिस। मतलब आप एक ऐसी इंस्टीट्यूशन में, एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में एक आर्बिट्रेरी मैनर में या किसी भी जब मर्जी आए तब आप आर्मी या पुलिस को नहीं भेज सकते। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या हुआ? मुकुल रोहतगी, जो कि ईशा फाउंडेशन की तरफ से वकील हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि द हाई कोर्ट हैड traversed the ambit of habeas corpus jurisdiction, जो कि मैंने पहले भी इस चीज को मेंशन किया कि कंप्लीट जस्टिस वाली बात जो आर्टिकल 226 का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने की, और यहां पे उन्होंने जिस बात को कहा वो दोनों सेम है। उनका यही कहना है कि जो हाई कोर्ट की सीमाएं थी, जो उनका जुरिस्डिक्शन है, उसका उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस को अपने पास रख लिया। उन्होंने हाई कोर्ट से अपने पास इस केस को ट्रांसफर कर लिया है और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि केसेस को इन्वेस्टिगेट करके, इंक्वायर करके और उन्हें रिपोर्ट सौंपनी थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपने के लिए कहा है। और साथ ही साथ जो याचिकाकर्ता एस कामराज थे, उनको बोला कि आप 18 तारीख को अपीयर हुई है कोर्ट में, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिजिकल मैनर में। तो ये तो पूरा मामला रहा जो कि न्यायालय के अंतर्गत रहा और किस तरीके से चीजें हुई। अब हमें जानने की कोशिश ये करना है, हमें समझने की कोशिश ये करना है कि आखिर ईशा फाउंडेशन, सद्गुरु, ये क्या है। इनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लें। सद्गुरु जी सनातन परंपरा की संवर्धन, संरक्षण करने वाले व्यक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। 2 बातें और बताना चाहूंगा। सद्गुरु जी ने मंदिर मुक्ति के अभियान को हमेशा बल देने का कार्य किया है और उन्होंने उसको हमेशा सपोर्ट किया है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है, जिस क्षेत्र में कोयम्बटूर के विलियंगरी माउंटेन में ईशा फाउंडेशन है, वहां उस पूरे इलाके में धर्मांतरण की गतिविधियां बहुत जोरों पे चल रही थी। इनके आने के बाद वो गतिविधियां बंद हुई हैं और साथ ही साथ जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, उन लोगों की घर वापसी भी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आखिरी में मैं एक बात को यहां पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि जब से ये मामला आया है एस कामराज जी के याचिका के बाद, उसके दूसरे दिन से ही जो है ऑनलाइन और यूट्यूब और दूसरे मीडिया के माध्यमों से एक बात आ रही है बार बार कि सद्गुरु जी की पैर की तस्वीर बेची जा रही है फाउंडेशन के द्वारा। और ये सवाल मेरे से भी किसी ने डायरेक्टली पूछा, इसलिए मेरा यहाँ पे जिक्र करना इस बात का बहुत जरूरी है। और मैं उन सभी के लिए जवाब बताना चाहूंगा कि हम जिस परंपरा से आते हैं, जिस सनातन परंपरा के हम मानने वाले लोग हैं, वहां पे हमारे लिए
गुरु, माता पिता, बड़े जनों का स्थान भगवान से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमने हमारे रामायण काल में देखा कि किस तरीके से भरत जी ने श्री राम जी की पादुका को लेके 14 वर्ष तक राज्यपाट संभाला, और इसी तरीके से हमारे पास इतने उदाहरण है जहां पे हमारे लिए गुरु की महिमा, माता पिता की महिमा, बड़े जनों की महिमा भगवान से भी ऊपर बताई गई। तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे गुरुजनों का चरण रज भी हमें मिल जाए तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और इसलिए इस परंपरा में गुरु का जो स्थान है वो सर्वोच्च है, और हम अपना सम्मान जो ज्ञापित करते हैं वो उनके चरणों में ही करते हैं। हम अपना सम्मान अपने माता पिता के प्रति उनके चरणों में ही ज्ञापित करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, उनके चरण की धूल भी हमें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो चरण मिल जाए तो वो तो फिर हमारे लिए लॉटरी लगने वाली बात है। तो इसलिए जो इस परंपरा के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं उनके लिए ये बहुत छोटी बात हो सकती है या बहुत नई बात हो सकती है। हमारे जैसे लोगों के लिए, और मैं सदगुरु जी के बारे में ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि उनको मानने वाले, उनको गुरु मानने वाले इतने लोग हैं इस संसार में, सिर्फ भारतवर्ष बस में नहीं, पूरे विश्व में, जो कि उनको गुरु मानते हैं। और इसलिए वो सब चाहते हैं कि उनके गुरु के चरण उनके समीप रहें ताकि उन्हें उनका आशीष मिलता रहे। और क्योंकि उनके चरणों की डिमांड है इसलिए सप्लाई है। तो मेरा ये आग्रह है कि जो लोग सनातन परंपरा को नहीं जानते हैं वही लोग इस तरह के सवाल उठाएंगे, और जो लोग जानते हैं वो लोग तो उस चरण को अपने घर में रखेंगे ही, और उस चरण को लेते ही रहेंगे, और वो उनको मिलता ही रहेगा। इसी बात के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकरण में आपका क्या विचार है, कमेंट पे ज़रूर बताएं। और आखिरी में ऐसे मुद्दों पर, ऐसे मसलों पर जो कि हमारे समाज से, हमारे धर्म से, हमारी परंपरा से, हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से रिलेटेड हैं, उनके बारे में थिंक अबाउट इट।